चलिए, लास्ट आई गेस सोर्सेस पूरे हो गए थे। सोर्सेज में फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए, तो वी कैन सी के थोड़ा इजमा, और अभी शुरू करने से पहले थोड़ा सा हदीस और थोड़ा सा इजमा और देख लेते हैं, और उसके बाद से फिर हम वापस से मैरिज पर आते हैं। चलिए, तो एक बारी हम लोग सोर्सेज पे थोड़ा और देख लेते हैं कि आपके लिए सफिशिएंट रह जाए। देखिए, कुरान तो हमने प्रॉपरली कर लिया था, हदीस का भी आपको ये बता दिया था कि हदीस जो ट्रेडिशन थे प्रोफेट के वो थे ये, और रिटर्न फॉर्म में आ गया था जो सुन्ना थी, यानी जो ट्रेडिशन वो फॉलो करते थे, या बाय वर्ड जो बताते थे, या फिर बाय हिज कंडक्ट जो चीजें चलती थी, वो सारी हदीस में आ गई थी, बट सुन्नत में आ गई थी। और जो उन्हें रिटर्न डाउन कर दिया था, जो लिख दी थी उनके कंपेनियंस ने या कलीग्स ने, तो वो रिटर्न फॉर्म में फिर वो हदीस बन गई थी। यहाँ तक ये था। तो यही है सुन्नत, वही है जो उन्होंने कहा या अप्रूव किया या किया, तो वो सारी चीजें क्या आ जाती हैं, या फिर उन्होंने किसी तरीके से डिस्प्रूव कर दिया उस चीज को, वो सारी चीजें सुन्नत में आ जाएंगी। तो जबकि दूसरी जगह हदीस वो चीज हो जाती है जो वो सारी चीजें, वो सारी बातें लिख दी गई जो उन्होंने बताया, अप्रूव किया। यहाँ पे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा इन डेप्थ में आपको नोट्स में मिल जाएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना है। एक चीज रह गई थी इजमा में ना, इजमा भी सारे फॉलो नहीं किए जाते। इजमा था क्या, ओपिनियन था कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान में नहीं मिल रहा है, सुन्नत में नहीं मिल रहा है, हदीस में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन इजमा में ढूंढेंगे। और इजमा में क्या होता था कि जो वहाँ पे जूरिस्ट होते थे उनका ओपिनियन लिया जाएगा, वो कुरान हदीस के ऊपर ही अपने आप को मतलब लिमिट करके कि उससे अप्रूव हो रहा है या नहीं, एक नॉर्मल सा दिमाग लगा के उस चीज का हल निकालते थे। तो उसमें ये कहा गया है कि जो इजमा होगा वो भी सारे अप्रूव नहीं है, सिर्फ 3 तरह के इजमा अप्रूव्ड हैं। पहला, इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, यानी कोई भी यहाँ पे इजमा को एज अ सोर्स ऑफ लॉ नहीं बना सकता, सिर्फ वो बना सकते हैं। मतलब अगर ओपिनियन की बात आएगी, जैसे मान लीजिए इजमा को थोड़ी देर के लिए सिर्फ एक दिमाग लगाया हुआ अच्छा खासा ओपिनियन कहेंगे कि कोई सही गलत की समझ वाला इंसान किसी चीज के ऊपर ओपिनियन दे रहा है, तो ओपिनियन भी कोई भी नहीं देगा। सबसे पहले ओपिनियन किसका वैलिड होगा, जो कि कंपेनियंस रहे हैं वहां पे उस टाइम पे प्रॉफिट के, तो उनको पता था उनकी हैबिट्स क्या है, किस चीज को वो समहाउ अप्रूव कर देंगे, किस चीज को डिसप्रूव कर देंगे। और जूरिस्ट का इजमा, यानी जो उस टाइम पे, और यहाँ पे जूरिस्ट जो डिनोट कर रहा है नहीं, इस्लामिक जूरिस्ट को डिनोट कर रहा है। और दूसरा, इजमा ऑफ पीपल। लेकिन पीपल जब ये दोनों काम नहीं कर पाए, मतलब कहीं ना कहीं कंपेनियंस भी नहीं कर पाए उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व, जूरिस्ट भी नहीं कर पाए, तो यहाँ पर जो लोग हैं कॉमन पीपल वहां पे मुस्लिम। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि इजमा में ओपिनियन देने के लिए उस टाइम पे एक चीज थी कि इजमा या ख्यास जो भी देगा उस इंसान का मुस्लिम होना जरूरी था। मतलब कोई भी नॉन मुस्लिम का इजमा वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। द रीजन बीइंग कि उनको लगता था कि वो उनके प्रोफेट के जो ट्रेडिशन सेट किए हुए उसको नहीं समझेगा, तो इजमा मुस्लिम्स का प्रूफ था। और ये तीनों क्वेश्चन प्री में आते हैं। मेंस में तो थोड़ा बहुत लिखने के लिए आएगा, तो ये कंटेंट बन जाएगा। कई बार पूछ लेता है कि इजमा की कौन सी काइंड है, तो तीनों काइंड ये है, फोर्थ कोई भी आएगी तो आपने एलिमिनेट करनी है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। और दूसरी चीज जो है पीपल वाले में ये आ जाएगा कि अगर लोग हैं तो दे मस्ट बी मुस्लिम। ठीक है, तो ये हो गया इजमा का जो रह गया था। इसके अलावा तो आई होप हमारा सोर्सेज में सब क्लियर था। ठीक है, मैरिज पे आते हैं। मैरिज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले इसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड रेलेवेंस समझते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट वाइज इसकी रेलेवेंस ये है कि मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों में आता है, और बहुत इन डेप्थ आता है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैरिज का मीनिंग पूछते हैं, मैरिज का डेफिनेशन पूछते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या मैरिज क्या, मतलब क्या लीगल या फिर क्या रिलीजियस रेलेवेंस रखती है, ये पूछते हैं। दूसरा, अगर हम मैरिज के एसेंशियल करेंगे, जैसे कि हमने उसमें इजब कबूल यानी प्रपोजल एक्सेप्टेंस कर लिया, कंसिडरेशन कर लिया, ये सारी चीज़ें। कंसिडरेशन हम किसको कहते हैं मैरिज के, उसमें महर को कहते हैं, यानी जो डाल है। वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, प्री का भी है और मेंस का भी है। प्री में भी, उसमें मेंस में भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। और अदर देन दैट, देखिए वी आर लॉ स्टूडेंट। आजकल जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, अमेंडमेंट आता है, 10 चीज़ें होती हैं, हर चीज़ पे कहीं ना कहीं हमारा एक ओपिनियन होना चाहिए और हमें बैक स्टोरी पता होनी चाहिए। आपको अगर याद है, मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी अय्याम जाहिलिया, है ना, तो वो एक ऐसा टॉपिक था जो ये बताता था प्री इस्लामिक एरा। लेकिन ट्रस्ट में अभी भी कुछ खास बदलाव नहीं है इस चीज़ में। अभी हम मैरिज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैरिज को
मतलब जनरली इसमें जो हमें पढ़ना पड़ेगा कि एसेंशियल और वैलिड क्या है, एक तो वैलिड मैरिज और एक वॉइड मैरिज। हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि वैलिड मैरिज में क्या होगा कि 4 शादियां, इनके मतलब ये कहा जाता है कि पॉलीगैमी का वो नहीं है, मतलब मोनोगैमी जिस भी तरह है। तो अब इसमें भी आपको 2 ओपिनियन देखने मिलेंगे। अगर आपको लिखने के लिए आएगा पॉलीगैमी मोनोगैमी जो पुराने ज़माने में अलाउ की जाती थी, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में अलाउ की जाती थी, बट अब वो एक कस्टम बन चुकी है, और कस्टम बन चुकी है यानी पूरी तरह अप्रूव्ड है, उसकी पूरी उसको लीगैलिटी मिल चुकी है। बट याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे 4 शादियाँ हैं, ये कभी मतलब पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं रहा, बट अब ये पार्ट ऑफ इस्लाम है क्योंकि इन्होंने इसको कस्टम बना दिया है। जिस आयत में आपको प्री में पूछा जाता है कई बार, और कई बार मेंस में आंसर लिखने के लिए आता है, तो आप अपने आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आएंगे। पहला जो उसकी ट्रांसलेशन है जिस हिसाब से आता है, उसमें बेसिकली यही कहा गया था, मैं लिखवा दूंगी। कई बार इतना इंडेप्थ पेपर देखिए, आजकल पर्सनल लॉज पे कोई नहीं जाता, कोई स्टेट नहीं जाती उतना, बट डीजेएस को आदत हो जाती है कई बार इतना घुसने की, वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। ठीक है, तो सीधी बात है कि 4 शादियां अलाउड हैं और परमिशन जैसा कोई चक्कर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना आंसर लिख कर आएंगे तो आप ये लिख कर आएंगे कि उसमें परमिशन की ज़रूरत होती है, ये होती है, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे। मैरिज का कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है वो उस पर हम बाद में जाएंगे। मैरिज यहाँ पे आपको इस हिसाब से पढ़नी है कि कस्टम के हिसाब से कैसी चली आ रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब से अमेंडमेंट आया है, जब से लेजिस्लेशन ने और कोर्ट ने इसके अंदर इंटरफेयर किया है, तो किस तरीके से औरतों की जो सिचुएशन है वो बेटर हो गई है, चाहे वो मेंटेनेंस हो चाहे वो डाइवोर्स हो। ठीक है, तो आपको बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, शुरू में क्या था, चल क्या रहा है, और कोर्ट ने किस तरीके से इम्प्रूव किया है उस चीज़ को। कोर्ट के इम्प्रूवमेंट आपको अच्छे से पता होंगे तो आपका आंसर देखने में थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से सोर्सेज ऑफ लॉ ही पढ़े, क्या सोर्सेज ऑफ लॉ पुराने सोर्सेज पर ही लिमिट रह गए थे, क्या कुरान और हदीस के पास सोर्सेज खत्म हो गए थे? नहीं, वहां पे भी सेकेंडरी लेजिस्लेशन को इंपॉर्टेंट माना गया, बिकॉज लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई चीज हो पा रही है, क्या वो आने वाले 10 साल में भी रेलिवेंट रहेगी? आज के हालात कुछ और हैं और कल आने वाले हालात कुछ और होंगे। चेंज तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है लाइफ की, जो आज चल रहा है वो 10 साल बाद नहीं चलेगा। आपको अपना पेपर इस हिसाब से देना है, सब कुछ साइड रख के, क्या है कैसा है सब सब हटा के, बिल्कुल इम्पार्शियल होके, कि पहले बैक स्टोरी ये थी, आजकल कस्टम ये चला आ रहा है, और कोर्ट ने लेजिस्लेशन ने ये चेंजेस किए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, बिकॉज चेंज ऐसी चीज़ होती है जो हमें चाहिए। मान लीजिए अगर अभी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा होता, फिर डिवोर्स की गिनती देखिए कितनी बढ़ गई है, कहाँ जाती, 4 बच्चे हो जाते हैं। तो आपको अपना आंसर इतना करना है कि वो आपका आंसर पढ़े ना तो उनको समझ आए कि इसको आता है, ये हमारा वहाँ पे ओपिनियन होना चाहिए। और वो मैटर ही नहीं करेगा कि किस रिलीजन वाला इंसान आंसर लिख रहा है, आपका आंसर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वहां पे उसको लगे कि भाई ये इंसान बैक स्टोरी भी जानता है, कस्टमरी जो चला रहा है वो भी जानता है, और प्रॉपर लेजिस्लेशन जानता है। हमें बेसिकली मार्क्स चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, बीइंग अ लॉ पर्सन, अभी स्टूडेंट हैं आप लोग, 2-4 साल बाद स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई आके इस बारे में बात करे ना, तो आपके पास सफिशिएंट आंसर होना चाहिए कि कस्टम क्यों था, और आज अगर लेजिस्लेशन में चेंज है तो क्यों है, और कस्टम बना किस हिसाब से। ठीक है, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बाकी जो चल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सही है गलत है हमें क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। मुस्लिम मैरिज निकाह, बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है, निकाह इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, और लीगल कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कोई भी इस चीज को ये नहीं करे कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, क्योंकि जितने भी मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट से मैच होते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, एक सामने वाला पर्सन प्रपोज करता है, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो मुस्लिम मैरिज के अंदर भी आप सेम चीज पढ़ेंगे कि जब तक प्रॉपर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं होता, सामने वाली पार्टी अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो वैलिडली आप उसमें उसको बाउंड नहीं कर पाओगे अभी। और उसके अलावा क्या होगा, कंसिडरेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में। ऑल राइट सोनालिका, लेट मी ट्राई। बेटर बताइए, बेटर सोनालिका अब दिख रहा है? चलिए, तो पहली चीज है लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन हमेशा आता है किसी भी स्टेट में, अगर मुस्लिम लॉ मेंस में आ रहा है तो उसमें ये पूछेगा व्हाई मुस्लिम मैरिजेस आर कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका सीधा सा आंसर है ऑल द एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज आर वे सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए आपको चीजें चाहिए होती हैं
उसी हिसाब से मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको शादी करनी होती है तो ऑलमोस्ट सेम एसेंशियल आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक इसका रीजन है। ऑलराइट सोनालिका, ठीक है। अब निकाह एक भले ही रिलीजियस सोशल इंस्टीट्यूशन हो जिसका एम क्या हो सकता है कि क्रिएट करेंगे बॉन्ड, है ना, दो इंडिविजुअल्स के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, लव होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ये सिर्फ आप अपना आंसर बढ़ाने के लिए लिख कर आएंगे, नथिंग एल्स। बेसिकली आपका क्या है, अगर प्री में पूछता है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, यस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मेंस में पूछता है व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एसेंशियल आर वे सिमिलर, दोनों के एसेंशियल, एक तरफ मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल रखोगे, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल रखोगे, अपना पॉइंट प्रूव कराओगे कि देखो इतने सारे सिमिलर एसेंशियल्स है तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आंसर में वेट भी बढ़ जाएगा। अब प्री इस्लामिक, अब मैरिज आई क्यों थी, इसका वजह क्या थी प्री इस्लामिक एरा में या फिर और ज्यादा पहले। देखो ऐसा हुआ था कि दुनिया बन गई थी और बनते ही लोगों को थोड़ी पता था कि शादी करनी है तभी ये चीज लीगलाइज होगी। दुनिया तो फिर भी चल रही थी, पॉपुलेशन तो तभी भी बढ़ रही थी, तो एक तरीके से कि अगर दो लोग साथ रह रहे हैं और उनके बच्चे हैं तो उस चीज को लीगलाइज करने के लिए, वो एक बॉन्ड को लीगलाइज करने के लिए, उन बच्चों को लेजिटिमेट बनाने के लिए, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करने के लिए शादी को बेसिकली किया गया, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे इस्लाम में एक पॉइंट होता है जिना, और ये कहा गया कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो लोग आपस में मैरिड नहीं है, ठीक है, तो वो वहां पे क्या माना गया, इसमें हराम माना गया, यानी प्रोहिबिटेड, हराम विच इज प्रोहिबिटेड। अब जब इसको प्रोहिबिट कर दिया तो इसको लीगलाइज करने का कोई तो तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लीगलाइज करने के लिए कि जिना ना रहे, वहां पे मैरिज आया कि अगर बिना शादी के होगा तो वो जिना होगा और बच्चे जो होंगे वो इलेजिटिमेट होंगे, बच्चों को लेजिटिमेसी दे दी और सेक्सुअल इंटरकोर्स को हराम यानी प्रोहिबिशन से, जिना से हटा के बिल्कुल वैलिड कर दिया। अब वैलिड किसके थ्रू किया, मैरिज से। तो अगर मैरिज के थ्रू हुआ तो ये बेसिक रीजन था कि शादी करने का क्या है कि अगर आपने शादी कर ली तो बच्चे लेजिटिमेट हो जाएंगे और आप जिना से बचेंगे, ये दो कारण थे। इससे पहले क्या होता था कि लड़कियां खरीद ली जाती थी, इसको एक जबर मैरिज भी कहते हैं। अब इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, 90s में इस तरह के क्वेश्चन बनते थे काफी ज्यादा। तो वो जो जबर मैरिज होती थी, ये सारी चीजें होती थी, एक बार में हटा दी ये सारी। पहले क्या होता था, खरीद ली लड़की, टेम्परेरी मैरिज कर ली। बट दो सेक्ट हैं, मुस्लिम्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शिया और सुन्नी, ठीक है। शिया में आज तक मुता मैरिज प्रैक्टिस में है और मुता इज अ टेम्परेरी मैरिज, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपके व्यूज भी पूछेगा। देखिए एग्जाम में जब भी किसी भी चीज के ऊपर आपका खुद का ओपिनियन लिखने के लिए आएगा, हम बेसिक का खाली इस्तेमाल कर सकते हैं। मुता मैरिज क्या होती है, टेम्परेरी मैरिज है, और अगर एक टेम्परेरी मैरिज पे वो आपका व्यू पूछ रहा है तो एज ए लीगल पर्सन आप उसको क्रिटिसाइज ही कर आएंगे ना। तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपको किस चीज से जोड़ना है वहां पे, प्री इस्लामिक एरा से, कि प्री इस्लामिक एरा में तो होती थी टेम्परेरी मैरिज, वहां पे खरीदना बेचना भी होता था, बट अब इस टाइम पे टेम्परेरी मैरिज की जगह हमारी सोसाइटी में नहीं है, ये हमारा कल्चर भी खराब करती है। तो ये प्री इस्लामिक एरा हो गया। फिर उसके बाद क्या देखा गया कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, अब तो शादी कर लेनी चाहिए, तो शादी का वो हुआ। अब शादी के लिए उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म क्यों चूज की, क्योंकि ऐसा होता है कि बात से इंसान हमेशा से पलटता है, तो उस चीज को लीगलाइज किया कि इफ यू आर टेकिंग दिस गर्ल इनटू योर वेडेड, एक वैलिड वेडेड लॉक के अंदर, तो साइन इट, ठीक है। अपने कंसेंट को कहीं ना कहीं अप्रूव करके दिखाओ, कहीं वैलिडली दिखाओ। तो शादी के एसेंशियल एग्जाम के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछेगा कि शादी हो रही है तो क्या हो रहा है, कितने विटनेस चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे प्रपोजल जा रहा है, कैसे एक्सेप्टेंस हो रहा है, ये भी हमारे लिए प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन है। विटनेस की काउंट आ जाती है, अभी आगे देखते हैं। तो मैरिज की डेफिनेशन काफी सारी है यहाँ पे, लेकिन जो सबसे अप्रूव्ड है वो महमूद जे की है। ये आपसे प्री में भी पूछ लेता है कि महमूद जे के हिसाब से क्या है। तो मैरिज अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ इज नॉट अ सक्रामेंट बट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और यही आपको अपने प्री में भी लगा कर आना है और इनके नाम से डेफिनेशन याद रखनी है। मैं साइड देती हूँ, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे वैसे, सेम यही मिलेंगे, तो इतनी टेंशन मत लीजिए। Marriage according to the Mohammedan law is not a circumament but a civil contract.
ठीक है। अब नेचर में भी डाइवर्स ओपिनियन होंगे। अब एक बात बताइए, जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं वो इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्यों देना चाहेंगे? नहीं देंगे ना। तो यही यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ ओपिनियन हो गया कि वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों ट्रीट कर रहे हो, बट जो एक फैक्चुअल आंसर इस चीज का निकल कर आ रहा है वो फैक्चुअल आंसर ये है कि एसेंशियल आर वे सिमिलर, तो वी शुड ट्रीट इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो अब ऐसा भी नहीं है, अब दो बॉन्ड है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आप बताइए आपके हिसाब से सिविल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? अगर अभी प्री का क्वेश्चन है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे टिक करके आना है, मेंस में अगर अपना आंसर बढ़ाकर आना है तो एक चीज, अगर आपको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन देखने के मिल जाता है कि आपको दोनों जगह ही अपने ओपिनियन देना है, पहला ओपिनियन आपको यहाँ पे देना है कि कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा ओपिनियन आपको वहां पे देना है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट है का कहाँ ओपिनियन दे दिया हमने? वो हमने एसेंशियल वाइज दे दिया। और व्हाट इफ अगर आपको इस चीज को एक दो मार्क्स में ये प्रूव करके आना पड़े कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो एक बात बताइए, आपने फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सुना होगा। ऐसी कोई चीज मुस्लिम मैरिज में नहीं होती। गुड मॉर्निंग तथागत। ठीक है, ऐसी कोई चीज मुस्लिम मैरिज में नहीं होती फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप वाली। और आपने ये सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट होगा तो इधर से प्रपोजल आएगा, इधर से एक्सेप्टेंस होगा, बट दोनों साइड पे मोर देन वन पार्टीज भी तो हो सकती हैं। हो सकता है जो प्रपोजल दे रहा है वो ए बी सी दे रहा हो और डी एक्सेप्ट कर रहा हो, है ना। पार्टीज का काम थोड़ी है, हो सकता है वो 6 लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट ये चीज मैरिज में नहीं हो सकती। तो अगर आपको अपना ओपिनियन कभी भी एग्जाम में ये देकर आना है, व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हम क्लियर है, एसेंशियल से मैच कराएंगे, व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे, और जब हमने ऊपर पढ़ा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज, तो ऑब्जेक्टिव टू लीगलाइज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और टू क्रिएट अ लीगल और लेजिट चिल्ड्रंस। तो इस तरीके के कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, है ना। तो उससे आप उधर डिफरेंस करिए आएंगे। और एक चीज क्या होती है कि टाइम पूरा होने पे, टाइम लिमिट पूरी होने पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद दोनों पार्टियां अपने आप से अलग अलग हो जाती हैं। मान लीजिए आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये रूम पेंट करेगा वो, ठीक है, ए बी प्रपोजल एक्सेप्टेंस सब हुआ, कंसिडरेशन वगैरह सब है, और ये रूम पेंट हो गया। और ये रूम पेंट होने के बाद आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, है ना। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बट इन मैरिज इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई पर्पस नहीं है जो लाइफ में ही पूरा हो जाए, ठीक है। अब जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ मैरिज में हो सकता है? अगर वाइफ ढंग से नहीं भी चल रही है, हस्बैंड नहीं भी चल रहा है, तो यू कांट से इट ना इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे डिवोर्स का ही ऑप्शन होता है, नहीं साथ रहना है तो यू कैन जस्ट ब्रेक डाउन द मैरिज। ऑलराइट, तो इस तरीके के दो तीन आप रीजनिंग देकर वहां पे अपने आंसर को बता सकते हैं कि नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट ऑलवेज मेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें मैंने आपके नोट्स में डाल दी हैं, आपको एक दो चीज कोट कर देना, क्योंकि मैरिज किसी भी धर्म में हो, इट इज समहाउ टू क्रिएटिंग अ होम, है ना, टू बिल्ड अ होम, टू बिल्ड अ फैमिली, फेथ, लव, रिलेशनशिप, उस सब की एक जनरेशन होती है। तो वो जनरेट करना कभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस नहीं होता। तो वाई इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर एंड वाई नॉट इज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्लियर। और इसके लिए अगर आपको रिटर्न में बहुत सारा चाहिए कंटेंट के आंसर लेके आने का, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ तक क्लियर है ना हम। अब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, डेफिनेशन मैंने बता दी ना, महमूद जे की डेफिनेशन याद रखना बहुत आती है, प्री में भी आती है। और एक और चीज, वाई इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज अ सुन्ना, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मैरिज इज अ सुन्ना, ठीक है, क्योंकि वट एवर प्रोफेट डिड इन हिज लाइफ और अप्रूव्ड इज अ सुन्ना, है ना। तो he did marriage and he approved marriage and he somehow said that marriage is a half of deen, ठीक है, marriage is half of deen। दो चीजें आ जाती हैं इसमें, पहली वाली आएगी, सबसे पहला तो हो जाएगा कि मैरिज इज सुन्ना, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये दो पॉइंटर्स आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब आप अपना आंसर आराम से कोट कर देंगे, वाइट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और वाइट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन आएंगे कल भी, तो आप शॉर्ट नोट लिख कर लाएंगे मेरे लिए, ठीक है।
मैरिज के मैं क्वेश्चन बोल दूंगी अभी क्लास के एंड में। ऑब्जेक्ट्स पर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ना ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज में ये दो चीज याद रखना, जिना का आपको बिल्कुल प्रॉपर लिखकर आना है। किस तरीके से कि अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है ना तो आप ये लिखेंगे ठीक। अब तो जिना को रोकने के लिए मैरिज, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर दी अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज, देखिए प्रोस्टिट्यूशन एक चीज से आप लोग फेमिलियर हैं। तो पहले टाइम में क्या होता था, जिस टाइम पे मैरिज को किया गया, एक वे बनाया गया, वे आउट दो लोगों के साथ रहने का, उस टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत उस पे था, जोर पर। तो कहा गया कि ये तो चीज रुकनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे भी बहुत ज्यादा इलेजिटिमेट हो रहे थे, पता नहीं लग पा रहा था, बच्चों को कोई नाम देने वाला नहीं था, बच्चे ऑर्फन्स जैसा पलते थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए भी मैरिज को किया गया, ठीक है। और दूसरा, ऑर्डरिंग ऑफ अ डोमेस्टिक लाइफ, एक डोमेस्टिक लाइफ होनी चाहिए कि जहाँ पे बच्चे हैं घर में, अगर मेल है फीमेल है तो वो अपने रिस्पेक्टिव ड्यूटीज फॉलो करें, घर बनाए। तो एक ऑर्डरिंग डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी हुआ। इंक्रीजिंग फैमिली, क्योंकि रेदर टू बी इन अनमैरिड बॉन्ड, इधर बच्चे हैं उधर बच्चे हैं, शादी के बाद ऐसा हो जाता है, इंक्रीजिंग अ फैमिली, इट इज अ लेजिट और प्रॉपर वे। और तीसरा होता है सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन, है ना। तो ये दो चार एसेंशियल इसमें ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे, मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। यहाँ तक क्लियर है? नेचर में आपको सिर्फ महमूद जे की डेफिनेशन कोट करके आनी है और बता के आना है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेचर वाला भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं, एक पॉइंट है आपका कि यहां तक बताइए। अच्छा रुको तथागत, लिखो, लिख लो तथागत। चलिए पहले यहाँ तक बताइए, ओके तथागत यहाँ तक बताइए, क्लियर? यहाँ तक तो कुछ नहीं पूछना ना अब, क्योंकि इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है ना? चलिए तथागत, सोनालिका, ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे ये एसेंशियल दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। क्या ये एसेंशियल मैरिज में नहीं है? है, ये भी है कंसिडरेशन डार के फॉर्म में। अब इस पे भी अलग अलग ओपिनियन है, जब आएंगे तब देखेंगे कि कहीं लोग कहते हैं कि डार कंसिडरेशन है, कहीं कहते हैं नहीं है, तो वो भी हमें लिख कर आना पड़ेगा। फ्री कंसेंट ऑफ कोर्स, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव हमने दो ऑब्जेक्ट पढ़ लिया और दोनों लॉफुल हैं। और कॉम्पिटेंसी भी है, चाहे कॉम्पिटेंसी की एज अलग हो जाए बट समहाउ कॉम्पिटेंट पार्टी तो रिक्वायर्ड है ना। तो यहाँ पे एसेंशियल ऑफ मैरिज है, कि जब कहते हैं
प्रपोजल को। ये वर्ड्स इसी में ही याद रखना, क्योंकि प्री में आपको इन्हीं की लैंग्वेज में देखने मिलेंगे। कबूल को कहते हैं एक्सेप्टेंस, डाल को कह देते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट और कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। अब ये एक एक चीज पे कभी भी आपके लिए शॉर्ट नोट लिखने आ जाता है। ये जब प्रपोजल है, एक बात बताइए, अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है ए को बी के साथ, एसेंशियल की डिटेल पे आने से पहले, अगर ए को, तथागत ध्यान से आप लोग भी जवाब देंगे, अगर ए को बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ए ने उसको आज कॉल किया, सैटरडे था, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ जो तुम बेच रहे थे, और एक अमाउंट बताता है कि मान लीजिए मैं उसको 2 करोड़ का खरीद लूंगा, क्या तुम बेच दोगे मुझे? तो ये प्रपोजल हो गया, है ना। तो बी ने इसका जवाब उसको थर्सडे दिया, सैटरडे उसने कॉल किया, थर्सडे बी उसको कॉल बैक करता है और कहता है कि हाँ नो प्रॉब्लम, तुम ले लेना। कितने दिन का गैप हुआ बीच में? 3-4 दिन का गैप हो गया। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? होगा ऑफकोर्स, क्या दिक्कत है ना। उसने उससे सैटरडे पूछा था, उसने थर्सडे से जवाब दिया, हाँ ले लो, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो गया, गैप इतना मैटर नहीं करता, कोई इतना लंबा पीरियड नहीं था। तो अब उसने बोला, लेकिन ए और बी के अलावा ये किसी और को नहीं पता है ये बातें, उन दोनों ने आपस में की थी और एक्सेप्टेंस हो गया, और अब वो अब इस चीज को लीगल फॉर्मेलिटी जो भी है करके अपना घर भेज देगा। अब आ जाता है मैरिज पे। मैरिज के एसेंशियल याद रखना, मैरिज में ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है ना, ये 1 मीटिंग में होना चाहिए। अगर ये एक ही बार में नहीं हो रहा है तो वैलिड मैरिज नहीं है। अगर आज अभी ए से पूछा गया है कि आप बी को अपनी वेडेड वाइफ मानते हैं, ये शादी एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी 1 मीटिंग में उसको जवाब देना है दोनों पार्टी को, हाँ और ना। नो टाइम डिफरेंस, नो गैप, नो सैटरडे के बाद थर्सडे, ठीक है। तो पहला तो 1 मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा, क्या अगर सिर्फ ए कहे और बी सुने तो शादी हो जाएगी? ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें चाहिए होता है जिसको वकील कहते हैं, और विटनेस अलग होते हैं वकील के अलावा, है ना। वकील अलग है, विटनेस अलग है, तो हमें ये फॉर्मेलिटी भी जरूरी है। और पुराने टाइम पे इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल थ्योरी ये थी कि कोई अपनी बात से पलट नहीं जाए, तो इसके लिए प्रॉपर अश्योरेंस रखते थे। देखो, निकाह नामा इज नॉट एसेंशियल, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शादी हो रही है तो निकाह नामा होना ही चाहिए कहीं रिटर्न, मगर 2 लोग, मतलब मेरे और जिससे शादी हो रही है उसके अलावा अदर भी कोई गवाही देने के लिए हो कि अगर मैं कल अपनी बात से पलटूं, ये जो वकील का या फिर वो जो विटनेस का कॉन्सेप्ट था कि चलिए मान लीजिए निकाहनामा एसेंशियल नहीं है, और एक टाइम पे निकाहनामा कोई फाड़ देता है, जला देता है, पीस ऑफ पेपर है, तो वहां पे मेरे पास ऐसे लोग होने चाहिए कि जो मेरे बिहाफ में वहां आकर गवाही दे सकें कि हाँ हम लोग विटनेस थे, इनकी शादी हुई है, ऑलराइट। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था इन लोगों का। अब डावर पे बाद में आएंगे, एक लंबा टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। ये भी आप लोगों ने कर लिया है। एसेंशियल ऑफ मैरिज पे आ जाते हैं। ये वही एसेंशियल के लिए फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज है, प्रपोजल है। अब कॉम्पिटेंसी में कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? कॉम्पिटेंसी में क्या होगा? एज हो जाएगी, लेकिन 18 ईयर्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 18 ईयर्स है, बट मुस्लिम लॉ के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी है, ठीक है। अब वो 15 में भी हो जाती है, बट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। अनसाउंड माइंड क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ मैरिज इफ वन इज अनसाउंड माइंडेड और माइनर, तो वहां पे गार्जियन के थ्रू मैरिज करा दी जाती है, ठीक है। तो जो आपका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है, इसमें पहले पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो इसका सिर्फ एक एसेंशियल है कि 1 मीटिंग में होना चाहिए, इसके अलावा प्रपोजल एक्सेप्टेंस में आपको कुछ नहीं लिखना। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि मान लीजिए दोनों में से एक भी पार्टी या दोनों पार्टी माइनर है, ठीक है, या ल्यूनेटिक है। अब मान लीजिए कोई ल्यूनेटिक लड़की थी और कोई पर्सन सामने से चाहता है कि इसकी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो मैं इससे शादी कर देता हूँ, है ना, घर में रहेगी, सेफ रहेगी, और बिना शादी के रहेगी तो लोग सवाल उठाएंगे, तो वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वो जो ल्यूनेटिक लड़की है, क्या वो कंसेंट दे सकती है? वो नहीं दे सकती है। तो इन केस ऑफ माइनर और इन केस ऑफ ल्यूनेटिक या फिर किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो कंसेंट नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में उनकी कंसेंट एक लीगल गार्जियन के थ्रू ली जाती है, ठीक है। और जिस टाइम वो कंसिडरेशन दे रहे होंगे, वहां पे जो आपके वकील या विटनेस है ना, उनकी मौजूदगी और उनका साफ सुनना जरूरी है। देखिए, मुस्लिम मैरिज में एक एसेंशियल प्रपोजल एक्सेप्टेंस में ये है कि अगर लड़का बैठा है और लड़की बैठी है,
और दोनों ने एक दूसरे कंसेंट दी है, तो उसकी कंसेंट भी सफाई से सुनाई आनी चाहिए, चाहे वो जेस्चर से दे, बट सामने वाले को एक साफ इंप्रेशन होना चाहिए दैट शी इज और ही इज सेइंग यस टू इट। ठीक है, तो ये मैंने सब नोट्स में डाल रखा है, अच्छे से उसको पढ़ना क्योंकि आपको लिख कर आना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये है शादी के ही लिए, नॉट अपोज टू द पॉलिसी ऑफ इस्लाम, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और लॉ, है ना, तो इसी तरीके से शादी के लिए कोई भी ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए जो अपोज की जाए इस्लाम में, है ना। और एक चीज हो जाती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ब्रीच ऑफ मैरिज भी तो होता है। ब्रीच ऑफ मैरिज विच इज डिवोर्स, डिवोर्स तीन तरीके से होती है, दो जो आपके कुरान में मेंशन है, जो जिसके राइट मेल को दिए गए हैं, और तीन राइट, दो या तीन काइंड के राइट फीमेल को दिए गए हैं शादी को ब्रीच करने के। और एक राइट जो है वो अभी मतलब एक राजा के टाइम से आया था, वो हम डिवोर्स में क्लियर करेंगे, वो है तलाक बिदअत या ट्रिपल तलाक। ठीक है, अब आ जाते हैं कंसिडरेशन पे, यानी डाउर पे, यानी मेहर पे। मेहर को क्या कहा जाता है? मेहर को ज्यादातर समझा जाता है कि इट इज अ कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताइए, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंसिडरेशन का पर्पस क्या होता है? कंसिडरेशन का पर्पस ये होता है, क्या अगर 2 करोड़ का घर बिक रहा है तो वहां पे कंसिडरेशन 100 रुपए हो सकती है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना हमने, कहीं पर अगर घर 2 करोड़ का है और उसका ओनर उसको 100 रुपए में बेचना चाहता है, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता। मैरिज में कंसिडरेशन यानी डावर का अमाउंट मैटर ही नहीं करता, वो सामने वाली पार्टी के ऊपर है कि कितना रखा जाए। जिस टाइम पे डावर का कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे कहा गया था इट इज अ मार्क, क्योंकि डावर मिलता है वुमेन को मेल की साइड से, तो इट इज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कहा था। और इसको हम डिटेल से करेंगे। पहले हम एक चीज आता है, वन मीटिंग मैंने समझा दिया, और रेसिप्रोकेसी भी समझ गए ना आपके, दोनों के जवाब साफ साफ सुनाई आने चाहिए। विटनेस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा विटनेस का नंबर लिख लो। अगर मेल है तो 2, ठीक है, और अगर मेल नहीं है तो फिर क्या होगा? तो ऐसे केस में 1 मेल और 2 फीमेल, ये है आपके विटनेस का हिसाब। और ये प्री में पूछा जाता है, या तो 2 मेल विटनेस होंगे शादी में, शादी कराने के लिए, अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल होगा और 2 फीमेल होंगी। ठीक है, ये विटनेस है और ये आपसे प्री में पूछ लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग? विटनेस के काउंट ध्यान रखना, बस विटनेस पे इतना ही क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ विटनेस पूछ लेता है। फ्री कंसेंट पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आप? तथागत, सोनालिका, लेट मी सी कौन कौन है, सिमरन, प्रीति, पारुल, बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए ठीक है, सिमरन, पारुल, सोनालिका, तथागत। फ्री कंसेंट पे आ जाते हैं। व्हाट इज फ्री कंसेंट? पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए समझेंगे क्योंकि उस चीज से आप फेमिलियर हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फ्री कंसेंट क्या होता है? अगर ए अपना घर बी को बेचना चाहता है और बी, मतलब ए अपना घर बेचना नहीं चाहता मान लीजिए, और बी उसका घर खरीदना चाहता है, बट जो बी है ना वो उसके फादर इन लॉ है, लेट्स सपोज। अब वो उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुमसे ये घर खरीदना चाहता हूँ। ऑल्दो ए नहीं बेचना चाहता था, बट सम काइंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने नहीं किया तो अब मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं आएगी, इस तरह का कुछ भी, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल दिया, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, किसी को मार पीट के फ्रॉड से ली गई, उसको कुछ और बताया गया, उसको बताया गया ये घर आपको 2 करोड़ में बेचा जाएगा, यानी आपको कंसिडरेशन का अमाउंट 2 करोड़ मिलेगा, लेकिन उसको चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पे 2 लाख लिखकर बात खत्म कर दी गई है, ये भी फ्रॉड ही हुआ है। उसकी कंसेंट किसके लिए ली गई थी? 2 करोड़ के लिए। उसको मिल कितना रहा है? 2 लाख मिल रहा है। यहाँ पे कंसेंट सही नहीं है। और एक अगर कोई इंसान माइनर है, उसको पता ही नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे किस चीज के लिए रहा है, क्योंकि बच्चों की कंसेंट लेना तो बहुत आसान होता है ना। अगर उसको पता ही नहीं है, या फिर वो लिनेटिक है, या फिर उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड है, उसको आइडिया ही नहीं है वो किस चीज के लिए कंसेंट दे रहा है, तो
तो ये सारी चीज़ें हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी थी कि अगर ऐसे आपकी कंसेंट ली जाती है तो वो कंसेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं होती, ठीक है। सेम चीज़ मैरिज में भी आ जाती है। मैरिज में फ्री विल और कंसेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्री विल यहाँ पे दो तरीके से गवर्न कर रही है। फ्री विल किस किस तरह कर रही है? सबसे पहले कि अगर आप अडल्ट हैं, अडल्ट में भी यहाँ पे एज ऑफ प्यूबर्टी आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट में 18 ईयर्स आएगी, तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंट कब मान रहे हैं? जब आपकी एज ऑफ प्यूबर्टी है। तो यहाँ पे आपकी फ्री विल खुद की होगी, तो यहाँ पे वो खुद से कंसेंट देंगे, लड़का हो या लड़की, उनकी कंसेंट मैटर करेगी। वो अडल्ट है यानी एज ऑफ प्यूबर्टी पे पहुंच चुके हैं, तो वो खुद कंसेंट देंगे। लेकिन दूसरे पॉइंट में जो वो हैं, या तो वो माइनर हैं या फिर माइनर नहीं है तो वो ल्यूनेटिक हैं, किसी तरीके से कुछ भी है, इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब एबल नहीं है कंसेंट देने के। इस केस में कौन देगा? नेक्स्ट फ्रेंड का ऑप्शन शादी के लिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में तो होता है ना, शादी में नहीं है। ब्लीच ब्लीच काइंड ऑफ, कोई एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आता। देखिए आजकल, पहले तो ऐसा होता था कि अगर डाइवोर्स हो रही है तो मेल ही करता था, जो हम डाइवोर्स के उसमें पढ़ेंगे, तो फीमेल के पास तो इतना भी राइट नहीं होता था कि वो मतलब उस डाइवोर्स को रोक दे कि भाई अगर मैं नहीं चाहती हूँ डाइवोर्स और सामने वाली पार्टी चाहती है, तो वो इतना भी नहीं कर सकती थी कि वो डाइवोर्स को रोक सके। तो पहला तो बर्डन ऑफ प्रूफ का यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। जब से और जो उनको फीमेल को जहाँ पे राइट है वो खुला के फॉर्म में है, तो अगर वहां पे फीमेल खुला लेना चाहती है और वो अपना कोई रीजन देती है कि मान लीजिए XYZ रीजन है और मैं इस वजह से अपने हस्बैंड से खुला लेना चाहती हूँ, तो अब या तो हस्बैंड चुपचाप घर में बैठ के उस चीज पर खुला दे देता है और घर के घर में बात खत्म हो जाती है। अगर वो चीज कोर्ट में जाती है और फीमेल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि मेरे, देखिए जो कुरान ने फीमेल को राइट दिया हुआ है डिवोर्स का, वो खुला के फॉर्म में दिया है और उसकी पर्टिकुलर रीजनिंग दी है कि इस कारण से वो खुला ले सकती है। अब अगर वो कोर्ट में गई है और वो ये कहना चाहती है कि ये कारण है और इस वजह से मैं खुला चाहती हूँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसी के ही ऊपर हुआ ना, वो बताएगी कि क्या कारण है। अगर समहाउ कोई ऐसी चीज है कि उसने प्रूव कर दी और या फिर वो सामने से दिख रही है बट सामने वाली पार्टी मना करिए कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उस पर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, वो तो एविडेंस की तरह वर्क करेगा। नहीं नहीं नहीं, खुला मैरिज तो एक्ट वाइज ही करेंगे ना, तो उसके बाद आई मीन डिवोर्स। तो यहाँ तक क्लियर है कंसेंट के उसमें। लेकिन क्या होगा कि ये जो लोग हैं इनकी शादी तो हो गई, ठीक है, कंसेंट किसने दी? लीगल गार्जियन ने। ये एक मानते हैं ये मिस्टर ए थे और इनकी एज शादी के टाइम 7 साल की, ना तो एज ऑफ प्यूबर्टी है ये और ना ही लीगल एज है। इनके लीगल गार्जियन ने शादी की कंसेंट दी थी और वहां पे इनकी शादी कर दी गई थी। अब ये जो मिस्टर ए हैं, अब फिलहाल ये हो जाते हैं 18 के। बेटर के वो मिस ए हो, सवाल समझने में आसानी रहेगी। मिस या मिस्टर जो भी है, अब ये 18 के हो गए, शादी के टाइम पे ये 7 साल की थी और इनके लीगल गार्जियन ने कंसेंट देकर शादी करा दी थी। प्रेजेंट में अभी 18 साल की है और इन्होंने 18 साल के होने के बाद ये सोचा कि एक तो शादी इनकी मर्जी से नहीं हुई थी और फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि इनके पास एक राइट है कि ये, उसको कहते हैं खायर उल बुलूग। ओके सॉरी मैं लिख ही देती हूँ। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत पूछा जाता है मेंस में, प्री से ज्यादा। इसका मतलब होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अब एक बात सुनिए, मिस ए या मिस्टर ए जो आपको अच्छा लग रहा है, ये 7 साल के थे शादी के वक्त या थी, फिर ये 18 साल की हो जाती है और इनको समहाउ रियलाइज होता है कि मुझे तो इस इंसान के साथ नहीं रहना, मेरे पास तो राइट है कि मैं इस शादी को रोक सकती हूँ। तो मिस
ए या मिस्टर ए के पास अडल्ट होने के बाद, पहले मैं आपके लिए स्क्रीन छोड़ देती हूँ, अडल्ट होने के बाद ये राइट हो सकता है, उस राइट को कहते हैं खयार उल बुलूग या फिर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इस ऑप्शन में आपके पास क्या राइट होता है कि जब आप अडल्ट हो जाते हैं और आपको पता लगता है कि दो चीजें, आपको पता भी लगना चाहिए अडल्ट होने के बाद कि आपके पास राइट है कि आप शादी रिवोक कर सकते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि ये जाएंगी कोर्ट में और ये कहेंगी कि मेरी शादी जो हुई थी जब मैं माइनर थी, नाउ आई एम एन अडल्ट और मैं ये शादी रिवोक करना चाहती हूँ, मैं इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ठीक है, अब इसमें दो तीन सवाल उठकर आते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में। पहला, जब वो अडल्ट हो गई हैं तो उनको पता भी तो लगना चाहिए कि उनके पास ये राइट है। ठीक है, अडल्ट यानी 18 इयर्स ही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है एज में, तो उन्हें पता लगना चाहिए कि उनके पास ये राइट है कि वो इस शादी को रिवोक करा सकती हैं अब। ठीक है, लेट सपोज उनको 18 साल के होने के बाद पता ही नहीं चला कि उनके पास ये राइट है, उनको 19 साल के होने के बाद पता लगा, किसी ने बताया कि आपके पास ये राइट था, फिर वो 19 साल के होने के बाद कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट से कहती हैं कि मुझे नहीं आइडिया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे पास ऐसा कोई राइट है और मैं अब इस शादी को रिवोक करना चाहती हूँ क्योंकि नाउ आई एम एन अडल्ट, ऑल्दो मैं एक साल लेट हूँ बट मुझे पता ही नहीं था, तो ऐसे केस में तो शादी रिवोक कर दी जाएगी। बट व्हाट इफ कि ये 18 साल की भी हो गई और इनको इनके राइट के बारे में पता भी था और ये सोचती रही जाऊं नहीं जाऊं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और फाइनली ये 6 महीने बाद 2 महीने बाद कोर्ट जाती हैं, तब ये अपना ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी खो चुकी होंगी। रीजन क्या होता है ना कि जैसे ही आपको पता लग जाए कि आपके पास ये राइट है, पहले क्या आप अडल्ट हो जाएं, पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप अडल्ट हो गए, दूसरा पॉइंट कि आपको पता भी है कि आपके पास ये राइट है। तो इन दो चीजों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। आप अपना ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब अडल्ट होने के बाद और अपने राइट के बारे में पता होने के बाद देयर वाज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, व्हाट इफ के आप अडल्ट भी हो गए हैं और आपको आपका राइट भी पता है। जी कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा, मान लीजिए आप अडल्ट भी हो गए हैं और आपको आपका राइट भी पता है, स्टिल यू हैड इंटरकोर्स विद योर पार्टनर, देन यू लॉस्ट द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, आपका राइट जो वहां पे लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि कोर्ट फिर आपसे ही कहेगी आप अडल्ट थे, आपको आपके राइट के बारे में पता था, आपको आके रिवोक करानी चाहिए थी शादी। यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, खो देंगे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट स्लाइड ही खोलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वहां पे ठीक है, यहां तक क्लियर है आप? लेकिन इसमें भी एक दो कंडीशन है। सबसे पहले तो ये कंसेंशुअल होना चाहिए, मान लीजिए कंसेंट ही नहीं थी तो वो कोर्ट जा सकती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो सकता है, और अदर पॉइंट ये हो सकता है कि जो हमने पीछे पढ़ा कि इनको इनके राइट के बारे में आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी प्री मेंस दोनों में आता है और ढंग से एक शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए आपको इसके बारे में। ओल्डो बेसिकली नहीं जाने देता था उतना, बट उसके बाद काफी सारे चेंजेस हुए। यहाँ तक बताइए आप लोग क्लियर है? ऑलराइट, तथागत, सिमरन, सोनालिका, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्पिटेंसी क्या सिर्फ कंसेंट तक रुक गई है? कॉम्पिटेंसी का भी तो पॉइंट आगे एक्सटेंड होगा ना। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी में हमने क्या पढ़ा? सेम होने चाहिए, है ना, और एज का फैक्टर पढ़ा। तो यहाँ पे एज को लेकर आपके लिए क्वेश्चन आता है, 3 पार्ट्स में एज पूछी जाएगी आपसे। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एज होती है वो 18 ईयर्स होती है ना, नो मैटर व्हाट। शादी के लिए कोई नंबर नहीं दिया गया हमें एज का। अब एज में क्या बोला कि एक प्यूबर्टी हिट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्यूबर्टी के हिसाब से और वॉइड मैरिज के हिसाब से कंसेंट के, लेकिन एक जगह ये भी तो कह दिया कि अगर माइनर नहीं है, मतलब मेजर नहीं है, तो गार्जियन कंसेंट दे सकता है। फिर प्यूबर्टी देखी जाएगी या माइनॉरिटी देखी जाएगी? कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजिंग है ना। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है तो शादी ही नहीं होगी, है ना, और एक तरफ आप कह रहे हो कि अगर मान लीजिए, चलिए वो अडल्ट नहीं भी, ऑल राइट प्रीति, अगर मान लीजिए वो अडल्ट नहीं भी है तो उसके गार्जियन कंसेंट दे देंगे। तो दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूजन है ना। अब ये कंफ्यूजन क्लियर होगी 3 स्टेजेस से, और ये भी प्री का क्वेश्चन है और नाम याद रखना टफ है, बट आपको याद रखना ही पड़ेगा। 3 पॉइंट्स में एज डिवाइड है जिसके हिसाब से शादी में देखा जाता है कंसेंट का। सागिर, समझ नहीं आएगा। बोलो। 3 पॉइंटर्स हैं, ठीक है। साकिब जो पीरियड होता है ना, ये हमेशा होता है बिलो 7 ईयर्स। 7 साल से छोटा बच्चा है तो वो इस पीरियड में आएगा। और अगर इस पीरियड में शादी होगी तो क्लियरली चाहे कंसेंट बच्चा दे या उसके गार्जियन दे, कोई भी दे, हमेशा वो शादी वॉइड होगी, ठीक है। बिलो 7 ईयर्स में शादी नहीं कराई जा सकती मुस्लिम लॉ के हिसाब से, चाहे गार्जियन कंसेंट दे। कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? ओके। चाहे गार्जियन कंसेंट दे या कोई भी कंसेंट दे, शादी हमेशा वॉइड होगी। ऑलराइट। सेकंड है शारीरिक, इसके हिसाब से अबव 7 बट बिलो 15, ठीक है। इसके हिसाब से क्या है, अबव 7 है बट बिलो 15 है बच्चा। ऐसे में जो कंसेंट देता है वो गार्जियन देता है, फिर शादी वैलिड मानी जाती है। फिर शादी वैलिड है। और यही वो पीरियड है जिसमें ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज होता है, ठीक है। इसी वाले एरिया के हिसाब से ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज किया जाता है। क्लियर है आप यहां तक? अगला है आपका अबव 15। अब अबव 15 है यहाँ पे, और फिर यहाँ से कहाँ तक, मेजर होने तक या आगे तक सब कुछ। अब इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये जो अबव 15 वाला है, यानी प्यूबर्टी में एंटर कर चुका है, तो ये कंसेंट खुद दे सकता है और शादी भी वैलिड होती है, ठीक है। ये जो है कि ये अपनी खुद की कंसेंट, ओन फ्री कंसेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, आई मीन मैरिज। ओन फ्री कंसेंट। क्लियर है यहां तक आप लोग? ये है एज का हिसाब। तो अगर सागिर में है बिलो 7 है तो वॉइड होगी, अगर सागिर में है यानी अबव 7 बिलो 15 है तो कंसेंट बाय गार्जियन होगी, वैलिड। और यही ऐसा पार्ट होगा जहां पे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज होगा। इस शादी वाले, इस एरिया वाले लोग ही ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और बुलुग में क्या होगा, अब 15 है, मेजर हो गया है, तो अपनी खुद की फ्री कंसेंट दे सकता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोग?
ओके बादल। फिर इसके बाद हम लीगल डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। यहाँ तक तो शादी का जितना भी कॉन्सेप्ट है समझ आ गया है ना? ओके तथागत, सोनालिका, प्रीति। ओके सिमरन, सोनालिका। इनकैपेसिटी पे आते हैं। इनकैपेसिटी शुरू होगी यहाँ से। सबसे पहले एक बात बताइए, ये जो हमने ऑप्शन लिखा था विटनेस वाला, मेल वाला, फीमेल वाला, तो ये हमारे किसके लिए था? कौन से सेक्ट के लिए था? सुन्नी सेक्ट के लिए था। ठीक है, यहाँ से समझिए इनकैपेसिटी का। तो ये जो विटनेस चाहिए, ये किनको चाहिए? शादी के दौरान विटनेस सुनने को। ये विटनेस कब चाहिए? ड्यूरिंग मैरिज। किसको चाहिए? सुन्नी को चाहिए। ठीक है, और जो आपका शिया सेक्ट है वो विटनेस नहीं मांगता शादी के लिए। ठीक है, शादी के लिए शिया सेक्ट विटनेस नहीं मांगता। हाँ, डिवोर्स के लिए उनको विटनेस चाहिए होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट इफ कि शादी हो रही है और सुन्नी सेक्ट में प्रॉपर विटनेस नहीं है, तो ये भी तो एक लीगल इनकैपेसिटी है। तो लीगल इनकैपेसिटी शुरू होती है यहाँ से कि जितने हमने एसेंशियल पढ़ लिए वहां वो फुलफिल नहीं है। हमने इजब कबूल पढ़ा तो उसमें वो 1 मीटिंग में नहीं हो रहा है, तो ये लीगल इनकैपेसिटी हो गई, एक लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। शादी में महर नहीं रखे गए, ऑल तो अभी हम महर पर नहीं पहुंचे हैं, लंबा टॉपिक है, बट अगर महर नहीं है तो भी शादी नहीं है। विटनेस चाहिए था, विटनेस सुन्नी में चाहिए या तो 2 मेल हो या 1 मेल और 2 फीमेल हो, विटनेस नहीं थे तो शादी नहीं हुई। और शिया लॉ में रिक्वायरमेंट है ही नहीं शादी के दौरान विटनेसेस की, एक अलग टॉपिक हो गया। तो इसके अलावा भी बहुत सारी लीगल डिसेबिलिटी हैं, ये तो जितनी थी उतनी थी, उसके अलावा भी लीगल डिसेबिलिटी पे आएंगे। और क्या हो सकती है? देखिए, हिंदू लॉ हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से क्या होता है? सेम गोत्र में शादी नहीं होती है ना, एक प्रोहिबिटेड, जी जी, सापिंडा में नहीं होती। बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहां पर शादी करना प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, और बहुत सारी फॉर्म ऐसी होती हैं जिसमें शादी करना प्रोहिबिटेड होता है। जैसे कि अब अगर मुस्लिम लॉ की बात करें, एक वेमेन है अंडरगोइंग इद्दत है, या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी या फिर डाइवोर्स हुआ था, दोनों कारण से अगर वो इद्दत में है तो इद्दत के पीरियड में शादी नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम इन्हीं लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि मुस्लिम लॉ कितनी तरीके की डिसेबिलिटी को मानता है। ठीक है, 4 तरह की डिसेबिलिटी है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे। पहली है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन। या फिर प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट एक ऐसी डिग्री है कि अगर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में शादी हो जाती है तो कोई मतलब कारण ही नहीं है कि किसी भी तरीके से शादी को लीगलाइज करा दिया जाए। एनी हाउ शादी वॉइड ही होगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप उस शादी को लीगल करा दें। अगर किसी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में शादी हुई है तो शादी वॉइड ही मानी जाएगी। ठीक है,
अब क्या क्या हो सकती हैं इसके आपको उर्दू के नाम याद रखने हैं क्योंकि पेपर में आते हैं। चलिए, इसके आप जितने भी एब्सोल्यूट कैपेसिटी है इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसके उर्दू के भी नाम याद रखने हैं। सबसे पहला टाइप हो जाएगा इसमें उर्बत। ठीक है, हुर्बत यानी कॉन्सेग्यूटी, इसको हम अभी एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरा होगा मुशारत, स्क्रीन छोड़ दूंगी मैं अभी, लिखने दीजिए बस, यानी एफिनिटी। थर्ड है आपका लिजा, ऑस्ट्रेज। अगर इन तीनों में से किसी भी तरीके से शादी हुई है तो उस शादी को वॉइड ही माना जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस मैरिज को फिर वो लीगलाइज कराया जा सके, हमेशा वॉइड होगी। अब ये तीनों चीजें हैं क्या क्या, बारी बारी देखते हैं इनको। लिख लीजिए पहले आप लोग। पहला जो है आपका, जिसको कहा गया है खुलावत या फिर कॉन्सेंग्यूनिटी, इसका मतलब होता है ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? ब्लड रिलेशनशिप। अगर शादी किसी भी तरीके से ब्लड रिलेशनशिप में होती है तो वो वॉइड ही होगी। ठीक है, और वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन या एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंदर ही आएगी। इसको अलग करके पढ़ते हैं पहले पॉइंट को, ये यहीं से लिख लेना। अब इसके 1 2 3 क्या क्या हो सकता है ब्लड रिलेशनशिप में मुस्लिम लॉ के हिसाब से? जी हाँ हाँ, वो ओन सिस्टर, ये कजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जी। हाँ, कजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट कजन को भी नहीं। यहाँ पे जो ब्लड रिलेशनशिप के हिसाब से होगा, मदर और ग्रैंड मदर हाउ हाई सो है, या तो मदर या फिर ग्रैंड मदर। ठीक है, और यहाँ पे ग्रैंड मदर दादी नानी दोनों के लिए है, पैटर्नल मैटरनल दोनों। ठीक है, तो मदर या ग्रैंड मदर हाउ हाई सो एवर से मतलब है दानी पर नानी। ठीक है, इस हिसाब से पहला पॉइंट ये हो गया। डॉटर ग्रैंड डॉटर हाउ लो सो एवर, मतलब समझिए, जैसे कि एक तो डॉटर जी, सॉरी, हाँ हाँ, लीनिएज में नहीं आना चाहिए। वो हाउ हाई सो एवर मदर के केस में है, और इसमें डॉटर है या फिर ग्रैंड डॉटर है।
ग्रैंड डॉटर में इसमें यही होगा, हाउ लो सोएवर, क्योंकि फिर वो कितना भी नीचे आएगा, ग्रैंड डॉटर कितनी भी छोटी होती जाए या कितनी भी आने वाली जनरेशन्स के बाद हो वो, बट स्टिल वो एक एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में आती है। ठीक है, थर्ड होता है सिस्टर। नहीं आएगा, लिख लिया आपने? स्क्रीन चेंज कर दूं? स्क्रीन चेंज कर दूं? हो गया यहां तक? हाँ जी। ये तो है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। सिस्टर भी आ सकती है, सिस्टर भी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में होती है, ठीक है। सिस्टर, अब सिस्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनकैपेसिटी के लिए। फुल ब्लड है तो भी प्रोहिबिशन है, ठीक है। अगर फुल ब्लड है तो भी एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन आ जाता है इसमें, ठीक है। और अगर फुल ब्लड नहीं है, मान लीजिए कि यूटेराइन से है सिस्टर, समझाऊंगी अभी दोनों का मीनिंग, या फिर किसी तरीके से कौन से ग्लैंड पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन तीनों में डिफरेंस समझिए। फुल ब्लड तो आप समझते ही हैं कि इस केस में आपका क्या है कि मदर और फादर दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम होते हैं। कॉन्सिग्वेंट में आ जाता है कि फादर तो सेम है, ठीक है, बट मदर जो है वो डिफरेंट है, तब भी आप शादी नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। यूटेराइन में क्या हो जाता है कि आपकी मदर सेम है उस लड़की से, बट जो फादर हैं वो डिफरेंट है, तब भी आप शादी नहीं कर सकते। ऑलराइट, यहाँ पे सिस्टर की तीनों कैटेगरीज याद रखना। और एक चीज ये है, आपसे पूछ लेता है यूटेराइन का मतलब क्या होता है। यूटेराइन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मदर तो सेम होती है और फादर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कंसेंगुइन में क्या होता है कि फादर सेम है, मदर डिफरेंट है। सिस्टर को हटा दो, ये अलग से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो पूछ लेगा कि इनका मतलब क्या होता है, और ये काफी बार क्वेश्चन में देखा गया है इन 2 वर्ड्स का मीनिंग पूछते हुए। तो प्रोहिबिटेड डिग्री में एक सिस्टर आ गई, ठीक है। थोड़ा साइड दो। स्टेप सिस्टर, हाँ फिर वो तथागत स्टेप सिस्टर का ही नाम दे दो अगर कंसिग्युइन में जा रहे हो और यूटेराइन में जा रहे हो, बट वहां पे ना इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ यू कांट राइट स्टेप सिस्टर, बिकॉज स्टेप सिस्टर के केस में तो ऐसी भी सिस्टर हो सकती है ना जहाँ मदर भी डिफरेंट है, फादर भी डिफरेंट है, तो दे ऑल्सो कैन बी स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर ना। बट जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है उसमें भी वैसे शादी तो नहीं होती है, बट स्टिल समहाउ कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं कि वो लोग कोर्ट पहुंच गए थे, तो कोर्ट में उन्होंने बोला कि यूटेराइन नहीं है, कॉन्सिग्वाइन नहीं है, फुल ब्लड नहीं है, तो वी कैन, तो उस चीज को हटा ही देते हैं। इसलिए डोंट फोकस ऑन फुल स्टेप सिस्टर, आपको इसी लैंग्वेज में लिख कर आना है, सिस्टर है, फुल ब्लड ये है, कॉन्सिग्वाइन ये है और यूटेराइन ये है, और इन दोनों वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, किसी भी तरह पूछ लेता है वो। चलिए फोर्थ कैटेगरी देखते हैं। थर्ड थी आपकी प्रोहिबिटेड डिग्री में सिस्टर, और फोर्थ में आ जाता है प्रोहिबिशन के लिए नीस या फिर ग्रेट नीस, नीस नेफ्यूज वगैरह आते हैं। और दो यहाँ पे लड़के के पर्सपेक्टिव से लिख रखा है इसीलिए नीस लिखा है, नेफ्यू नहीं लिखा है, बट आप ध्यान रखना अगर लड़की भी है तो अपने नेफ्यू से शादी नहीं करेगी। नीस है, ये मेरा NH क्यों लग रहा है, अगर नीस है और उसके अलावा ग्रेट नीस भी है या फिर कितनी भी और नीचे वाली जनरेशन है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो प्रोहिबिटेड डिग्री में ही आएगी, है ना। बहन की बेटी, भाई की बेटी, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, फिर वो सारी जनरेशन वाइज फॉलो होगा, ये सारे प्रोहिबिटेड डिग्री में होंगे। फोर्थ कैटेगरी हो गई हमारी ऑलराइट तथागत। फिफ्थ कैटेगरी हमारी क्या होगी? फिफ्थ कैटेगरी में आ जाती है, मैं फिर बता रही हूँ, ये लड़के के पर्सपेक्टिव से लिखना है, और दो लड़की के से भी वाइस वर्सा वही होगा कि अगर यहाँ पे नीस लिखा है तो लड़के के लिए नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने सिर्फ सिस्टर लिख के समझाया तो लड़की के लिए ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर में चाहे फुल ब्लड हो, हाफ ब्लड हो, कैसे भी हो, ठीक है। और यहाँ पे आंट, आंट में कौन कौन आ जाएगा? मौसी, बुआ, है ना। तो या तो आंट में आ जाएगा फादर सिस्टर, कौन कौन आएगा इसमें? सबसे पहले अगर आंट की ही कैटेगरी देखी जा रही है तो फादर सिस्टर, या फिर मदर सिस्टर, वो भी तो आंट है ना, या ग्रेट आंट। ग्रेट आंट मतलब वही होती है, बूढ़ी हो जाती है ना, पापा की बुआ। है ना। फिर वो कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे पापा की बुआ है, मम्मी की मौसी है, मम्मी की बुआ है, तो वो सारे प्रोहिबिटेड रिलेशंस में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये थी आपकी, ये जो 5 कैटेगरी हमने देखी, ये कुर्बत के अंदर आती है, और ये एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी होती है क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करती है। अब अगर इन पांचों में से कोई एक में भी आते हैं, यानी आप क्या है, ये लीगल डिसेबिलिटी है कि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, आप शादी कर ही नहीं सकते हैं इन लोगों से, तो हमने इसमें पहली कैटेगरी देखी जिसको कुर्बत कहते हैं, यानी ब्लड रिलेशनशिप है जिसमें मदर है, डॉटर है, सिस्टर है, या फिर आंट है, नीस नेफ्यू है, तो ये एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी बताती है। और ऐसे में अगर शादी होगी तो शादी वॉइड होगी। कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता कि इसको किसी भी तरीके से लेजिटिमेट कराया जा सके, है ना। और जितने भी इश्यूज निकल कर आएंगे इस शादी से कि ये मतलब डाइवोर्स के लिए कोर्ट चलेगा, मान लो नहीं ऐसी किसी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में शादी कर ली और कोर्ट घर में आके थोड़ी देख कर जाता है। अब ऐसी इनकैपेसिटी में शादी कर ली और आगे चल के कोई इशू निकलता है, मान लीजिए विल का निकलता है, प्रॉपर्टी का निकलता है, डाइवोर्स का निकलता है, बच्चों का कुछ निकलता है, और आप उठ के कोर्ट में जाते हैं। अगर आपकी इनमें से किसी भी इनकैपेसिटी में शादी हुई है और फिर अगर आप कोर्ट जाएंगे तो वो सारे के सारे इशू इलेजिटिमेट होंगे, कोर्ट उनको डील नहीं करेगा। कोर्ट एट फर्स्ट प्लेस आपकी शादी को वॉइड बता देगा, शादी को वॉइड बता देगा तो आप चाहे कोई भी इशू लेकर आए वो अपने आप इलेजिटिमेट हो जाएगा, वो इशू भी वॉइड हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यहाँ तक क्लियर है आप? तथागत, पारुल, प्रीति, सोनालिका, सिमरन, चलिए। तो शादी भी वॉइड होगी और शादी से निकलने वाले इश्यूज भी वॉइड होंगे, ठीक है। दूसरी इनकैपेसिटी पे आते हैं, दूसरी भी एब्सोल्यूट ही है, कोई भी चीज उसको लीगल नहीं बना पाएगी। सेकंड आती है एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है पारुल, मुशारत, ऑलराइट। ये भी एक एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, शादी होगी तो फिर यहाँ पे भी वॉइड ही मानी जाएगी। कौन कौन आता है इस कैटेगरी में? हिज वाइफ्स मदर। अब एक आदमी है, उसकी वाइफ है, तो उसकी माँ तो उसकी खुद की मम्मी जैसी होनी चाहिए ना। अब अगर कहीं भी वो इंसान अपनी वाइफ की मदर से शादी कर लेता है
तो ये एक एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, या वाइफ की दादी से या वाइफ की नानी से, है ना। तो वो हाउ हाई सो एवर ये चीज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में आ जाएगी। दादी नानी पर नानी कोई भी है इसमें, तो वो कुछ पूछ रहे हैं। देखिए देखिए आपके कहने का मतलब ये है कि जो ए थी, इनकी एक तो शादी हुई थी माइनॉरिटी में, माइनर थी, तो जो कंसेंट दी गई थी वो गार्जियन ने दी थी, है ना। प्लस जो शादी हुई है वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड डिग्री में हुई है। अब आप मुझे बताइए कि पहली बात तो डाइवोर्स के लिए वो कब गई हैं, मेजर होने के बाद गई हैं। तो अब प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि वो मेजर हैं, ठीक है, और वो अपना राइट ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज करने गई हैं। तो अब अगर वो अपना राइट ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज करने कोर्ट में गई हैं, तो पहले सबसे पहले कोर्ट ये नहीं देखेगा, कोर्ट ये देखेगा, ठीक है। तो जब कोर्ट दो चीजें होती हैं, अगर मान लीजिए ये कंडीशन नहीं होती तो कोर्ट ये देखता, या कोई इशू चल रहा होता तो इशू देखता, लेकिन ये दोनों केस अगर एक साथ फॉल करेंगे तो कोर्ट कंसेंट बाय गार्जियन नहीं देखेगा, शादी के टाइम माइनर थी ये भी नहीं देखेगा, सीधा देखेगा प्रोहिबिटेड डिग्री है और शादी को कह देगा वॉइड, फिर डाइवोर्स का सवाल ही नहीं उठा। वॉइड मैरिजेस में डाइवोर्स नहीं होता, जो चीज शुरू से है ही नहीं उसको खत्म करने के लिए फिर कोई भी काम कैसा करना। डाइवोर्स क्या होता है, बेसिकली शादी को एंड करने का एक वे आउट है। जब आपकी शादी ही शुरू से वॉइड थी तो डाइवोर्स का तो सवाल नहीं होता, वॉइड मैरिजेस का कभी भी डाइवोर्स नहीं होता और इद्दत भी नहीं होती है। एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर शादी वॉइड है तो डाइवोर्स लेना पड़ेगा। नो, शादी तो शुरू से हुई नहीं है, वॉइड का मतलब जीरो, वो शुरू से कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो डाइवोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। अब डाइवोर्स का सवाल नहीं उठता तो इद्दत का भी सवाल नहीं उठता, है ना। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वॉइड मैरिजेस में अगर जैसे खत्म होती है मैरिज तो क्या इद्दत करनी पड़ती है, तो नो, इद्दत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि शादी नहीं थी तो डाइवोर्स का कोई मतलब नहीं है, और डाइवोर्स नहीं है तो इद्दत का भी कोई मतलब नहीं है ऐसे केस में। क्लियर है आप। तो इस वाले सिनेरियो से प्लीज कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट हमारा क्या था कि वाइफ की जो मदर है या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर है, हाउ हाई सो एवर, वो भी एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है, बट ब्लड रिलेशन में नहीं आती, इसलिए अलग कर रखा है उसकी कैटेगरी को, है ना। ब्लड रिलेशन में नहीं डाल सकते थे ना इनको, तो इसीलिए वो अलग कर रखा है। तो पहले तो ये नहीं है, लेकिन वाइफ की डॉटर, अब मान लीजिए कि एक आदमी की शादी हुई है किसी मैरिड वुमेन से, ठीक है, उसको ऑलरेडी बेटी थी, अब उस आदमी ने उस औरत से शादी कर ली, ठीक है। अब जब उस औरत से शादी कर ली ना, तो वो जो बेटी थी उसकी, भले ही उस आदमी का उस बेटी से कोई ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन शादी होने के बाद अब वो उसके लिए बेटी जैसी हो चुकी है और एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड डिग्री में आ चुकी है। अब वो आदमी अपनी वाइफ की बेटी से शादी नहीं कर सकता, ठीक है, जबकि ब्लड रिलेशन तो है नहीं कोई भी, बट जो एक शादी के थ्रू रिलेशनशिप बन गया है, तो अब वो वाइफ की बेटी से शादी नहीं कर सकता। डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर, अब वो इस बात में कोर्ट नहीं जा सकता ना कि मेरा तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, शादी से जो रिलेशन जुड़ा है उस हिसाब से अब वो उसकी बेटी ही है, ठीक है, तो वो उससे शादी नहीं कर सकता। और ये अपोजिट में भी काम करेगा, वाइस वर्सा, वाइफ मदर मतलब हस्बैंड्स मदर, वाइफ भी अपने हस्बैंड के
फादर से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। वाइफ भी अपने हस्बैंड के बेटे से शादी नहीं कर सकती अगर वो शादी होकर आई है और उसके हस्बैंड का पहले से कोई बेटा है, तो अब वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आ चुकी है उनके साथ, ठीक है। तो ये रिवर्स में भी काम करता है। ये ब्लड रिलेशंस नहीं है, इसीलिए अलग लिखे हुए हैं। एफिनी में आते हैं, सॉरी एफिनिटी में आते हैं, और एमसीक्यू में भी एफिनिटी में ही पूछा जाएगा। वाइफ ऑफ हिज फादर, ठीक है, वाइफ ऑफ हिज फादर कौन हुई बताओ, लिखती हूं। अरे स्टेप मदर भाई, वाइफ ऑफ हिज फादर कौन हुई, ये फादर है, इनकी वाइफ है, तो स्टेप मदर हुई ना। यानी कहने का कहने का मतलब ये है कि अगर फादर की पहले से भी कोई वाइफ थी तो वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएंगी, फिर आप उनसे शादी नहीं कर सकते, अब वो माँ जैसी है, ठीक है। या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर की वाइफ से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो दादी जैसी हो जाएगी, है ना। लिख देती हूँ। पैटर्नल ग्रैंडफादर की भी अगर वाइफ हैं तो फिर वो दादी जैसी होंगी, उनसे शादी नहीं की जा सकती। ऑल दो ब्लड रिलेशन नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल प्रोहिबिटेड डिग्री है। अगला क्या है, वाइफ ऑफ हिज सन, ठीक है। अगला क्या है, वाइफ ऑफ हिज सन। यानी मान लीजिए कि सन है, ए है, फादर है ए, ठीक है, और इनका एक बेटा है बी, इनका एक बेटा है बी, और बी की शादी हुई है सी से, ये इनकी वाइफ है, यानी इनकी तो बहू है ना ये आम जबान में। तो ये फादर कभी भी अपनी बहू से शादी नहीं कर सकते हैं, नो मैटर ये जिंदा है मर गए, किसी भी बात में मैटर नहीं करेगा, या तो ये मर चुके हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, तभी भी इनको अगर इन्हें किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन देना होगा तो ये एज अ बेटी दे सकते हैं, यानी जो इनका शेयर बनेगा इनकी प्रॉपर्टी में वो एज अ डॉटर निकल कर आएगा और किसी दूसरे रिलेशन से निकल कर नहीं आएगा, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सन्स, वाइफ जो भी है। तो ये 4th डिग्री है। बताइए यहाँ तक समझ आ गया, ये डिग्री थोड़ी कंफ्यूजिंग है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, आपको समझ आ गया ना यहाँ तक। 3rd और 4th पॉइंट क्लियर है आपको, और पीछे का भी। वाइफ ऑफ हिज सन फादर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रही इसमें, एक बार रिपीट करूं या क्लियर है, बताइए जल्दी। ओके प्रीति, चलिए, जो एफिनिटी वाले थे यहाँ पे भी चारों कैटेगरी हो गई, और इन चारों कैटेगरी में भी ऐसा होता है कि जो शादी होती है वो वॉइड ही होगी और किसी भी तरीके से इसको लीगल नहीं कराया जा सकता, जो इश्यूज इससे अराइज होंगे वो भी इलेजिटिमेट होंगे, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है। वॉइड मैरिजेस हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की ही कैटेगरी में आती हैं। अगली भी जो आपकी कैटेगरी है वो 3rd है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में ही रिजा। थर्ड भी एब्सोल्यूट में ही आती है, इसमें भी शादी कैसे होगी, वॉइड होगी, रिजा। और रिजा का हमको थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। रिजा शुरू कैसे हुआ था, पहले पता है क्या होता था, जनरली जो बर्थ मदर होती थी ना वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराया करती थी, मोस्टली क्या होता था उनके पास एक दासी होती थी, या फिर कई बार जो
बेबी सिटर टाइप होते हैं ना, वो होती थी जो कराती थी, एक फॉस्टरेज मदर कहलाती थी। तो यहाँ पे उस चीज को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया और कहा गया कि वुमन अदर देन हिज ओन मदर, ठीक है, कोई भी औरत उसकी मदर के अलावा अगर उसको अंडर द एज ऑफ 2 years, अंडर दी, ये एज भी पूछ लेता है, एज ऑफ 2 years, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 2 years अगर उसको ब्रेस्ट फीड कराती है तो फिर वो उसकी फॉस्टर मदर कहलाती हैं, ठीक है, और उनसे शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। कौन हो जाती है वो फिर? फॉस्टर मदर। तो यहां तक का तो प्रोहिबिशन समझ आ ही गया होगा फॉस्टर मदर का, लेकिन इसमें एक कैटेगरी भी और निकलती है। अब ये जो फॉस्टर मदर थी ये तो प्रोहिबिटेड है ही, क्योंकि ये लिजा है, यहाँ पे अंडर द एज ऑफ 2 years ये जो लेडी थी इन्होंने ब्रेस्ट फीड कराया है, तो ये बन गई फॉस्टर मदर। अब मान लीजिए जो फॉस्टर मदर हैं इनकी 2 बेटियां हैं, ए और बी जो है ये डॉटर है, ठीक है, और ये जो अंडर 2 years था ये एक सी नाम का लड़का होगा मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो मिस्टर सी हैं जिनको ब्रेस्ट फीड कराया है इन्होंने, जो फॉस्टर मदर हैं, तो इनकी जो 2 बेटियां हैं ना वो भी इसके लिए प्रोहिबिटेड डिग्री में आ गई हैं, वो फॉस्टर सिस्टर बन जाती हैं, ठीक है। कौन बन जाती हैं ये? फॉस्टर सिस्टर बन जाती हैं और प्रोहिबिटेड डिग्री में ही आती हैं। तो फॉस्टर मदर और फॉस्टर सिस्टर दोनों प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आती हैं, ऑलराइट। यहां तक भी क्लियर है? अब अगर मान लीजिए कि ये जो ए और बी है, ये एक एक्सेप्शन रूल है, ये दोनों बहन भाई हैं, ये है सिस्टर और ये है इनका ब्रदर, है ना। अलग पेज पे करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। ए है और बी है, यहाँ पे हम एक्सेप्शन देखेंगे रिजा का। ए जो है वो सिस्टर है और बी जो है वो ब्रदर है। अब ये जो सिस्टर थी ना, सिस्टर की एक फॉस्टर मदर थी और इन फॉस्टर मदर की 2 बेटियां थी। तो ये जो 2 बेटियां थी सिस्टर की कौन बन गई? फॉस्टर सिस्टर बन गई, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये फुल ब्लड हैं, आपस में, ठीक। तो ये इस लड़के की फॉस्टर मदर नहीं है ना, ये सिर्फ इस लड़की की फॉस्टर मदर है और इनकी 2 बेटियां हैं, तो और ये दोनों बेटियां इसकी फॉस्टर सिस्टर हैं। अब आपके एग्जाम का सवाल उठता है, 2017 का है ये, कि क्या ये जो मिस्टर बी हैं ये इन लड़कियों से शादी कर सकते हैं या नहीं? बाकी इसके अलावा कोई और प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं है, ब्लड रिलेशन में नहीं है, कर लेंगे ना। हाँ, तो अगर अब बात क्या हुई कि अगर बहन है, बहन की फॉस्टर मदर है और फॉस्टर सिस्टर है, ठीक है, तो जो ब्रदर हैं अगर ये इनकी भी फॉस्टर मदर है तो बात ही अलग है, लेकिन अगर ये इनकी फॉस्टर मदर नहीं है तो ये लड़का इन लड़कियों से शादी कर सकता है, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आएगा। हाँ, ये लड़की इसके बेटों के साथ प्रोहिबिटेड डिग्री में होगी, ठीक। लेकिन ब्रदर की अगर फॉस्टर मदर नहीं है और कोई और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप नहीं है, हाफ ब्लड फुल ब्लड नहीं है, तो फिर सिर्फ ये कोई इनकैपेसिटी नहीं होगी,
क्लियर है यहाँ तक आप लोग? चलिए ठीक है, तो ये फॉस्टर सिस्टर का लास्ट ऑप्शन था और ये इसका एक एक्सेप्शन भी था। शिया जो है ना, शिया किसी एक्सेप्शन को मानने से मना करता है। शिया कहता है कि अगर वो बहन की फॉस्टर मदर है ना, भले ही इसकी नहीं है बट ये फुल ब्लड है ना, तो ये इसकी भी बहन मानी जाएगी। ठीक है, ये शादी नहीं करेगा शिया लॉ के हिसाब से, बट सुन्नी लॉ के हिसाब से ये यहाँ पे शादी कर लेगा। ये शिया और सुन्नी में डिफरेंस है। शिया लॉ फॉस्टरेज में किसी भी तरीके का एक्सेप्शन मानने से मना करते हैं, बल्कि सुन्नी लॉ कहता है कि मान लो उनकी जो बेटियां हैं वही तो फॉस्टर सिस्टर है, 2-3 जनरेशन बाद की जो लड़कियां होंगी वो अब फॉस्टर सिस्टर नहीं रहेंगी। लेकिन शिया लॉ ये भी मना करता है। शिया लॉ ये कहता है कि आगे फिर वो फॉस्टर सिस्टर की आने वाली कितनी भी जनरेशन होंगी, चाहे उनकी बेटी हो, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, अगर वो मेरी फॉस्टर सिस्टर है तो उनकी आने वाली जनरेशन भी फॉस्टर सिस्टर होगी और शादी नहीं हो सकती। ऑलराइट, शिया लॉ नहीं मानता। अभी तक हमने पढ़ी है एक एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, इसको मिला के यहाँ पे भी शादी कैसे हो जाएगी, वॉइड ही होती है रिजा में भी। तो यहाँ तक तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑलराइट तथागत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी को किसी तरीके से लीगलाइज करा दिया जाए, है ना। कोई भी रास्ता निकाला जाए कि अगर शादी हो चुकी है और शादी को 20-30 साल हो गए हैं मान लीजिए, तो अब कोई वे आउट निकाल लो कि भाई अब शादी ना छोड़नी पड़े या कोई एक लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए, यहाँ निकलेगा ही नहीं। अगर आपकी शादी को 50 साल हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, कुछ भी है, आपकी शादी वॉइड है यानी जीरो है, ना तो कोई इसकी लीगल रेलेवेंस है, ना कोई इस्लामिक रेलेवेंस है, और ना ही आपके कोई लीगल राइट अराइज होंगे। ये थी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। एक होती है रिलेटिव इनकैपेसिटी, यानी ऐसा है कि हाँ अभी जो शादी की है अभी तो ये नहीं है सही, बट आप उस चीज में कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपके थ्रू ऐसा कोई एक्ट हो सकता है कि वो शादी बाद में लीगल करा दी जाए। एक बात बताइए, जैसे कि क्या किया कहा जाता है कि 4 शादियां हो सकती हैं और एक आदमी 5वीं शादी कर लेता है, तो जो 5th मैरिज है अभी तो वो क्या है, वॉइड है, अभी तो वॉइड है। मान लीजिए उनमें से कोई वाइफ मर जाती है, डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, तो वो 4th वाइफ फिर लीगल की पोजीशन में आ जाएगी, है ना। तो रिलेटिव इनकैपेसिटी ऐसी होती है। अनलॉफुल कंजंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी जगह पे मना किया गया है शादी करने से, कोई ऐसा प्रोहिबिटेड एरिया, जैसे मान लीजिए मुस्लिम मैरिज हो रही है नॉन मुस्लिम से, ठीक है, तो अब अगर मुस्लिम मैरिज क्रिश्चियन से हो रही है लेट्स सपोज, तो क्रिश्चियन के साथ तो मैरिज अलाउ नहीं है ना, वाइड कैटेगरी में आती है। मुस्लिम मैरिज नहीं हो सकती है, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू मैरिज होती है, ठीक है। अगर कोई भी 2 रिलीजन आपस में शादी करते हैं तो कभी भी उनके रिलीजन के हिसाब से मैरिज नहीं हो सकती। अगर एक पार्टी हिंदू है और एक मुस्लिम है, वो दोनों शादी करेंगे तो ना तो हिंदू मैरिज के हिसाब से शादी हो सकेगी, सप्तपदी सिंदूर किसी के हिसाब से शादी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ना निकाह से वो शादी कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि धर्म इस चीज को रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है कोई भी। ये अगर शादी होती है तो स्पेशल लॉ में होती है, जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट आया था उसके थ्रू इसको रजिस्टर्ड कराते हैं। फिर वो अपने मन की तसल्ली के लिए, अपने धर्म की तसल्ली के लिए रिचुअल्स परफॉर्म कर लेते हैं अपने, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है उन पे रिचुअल परफॉर्म करना, क्योंकि धर्म नहीं रिकॉग्नाइज करता। हाँ समझाऊंगी अभी, किताबिया फीमेल है और वो सब, वो लंबा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा वो डिफरेंट रिलीजन में इसी का ही टॉपिक है, बट अभी फिलहाल तो हम कहाँ पर थे, बेसिकली उसी पॉइंट पर आते हैं। तो मान लो कि अगर एक मुस्लिम मेल ने एक क्रिश्चियन फीमेल से शादी कर ली, ठीक है, अब क्रिश्चियन फीमेल से शादी तो कर ली, बट क्रिश्चियन फीमेल से शादी तो नहीं हो सकती थी, निकाह हुआ उनका, ठीक है, निकाह वैलिड नहीं है, क्योंकि निकाह की एक कंडीशन ये भी है, बोथ पार्टीज मस्ट बी मुस्लिम, ठीक है। और ये चीज भी इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग बनाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी धर्म को लेकर कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। तो शादी करने के लिए मुस्लिम मैरिज की एक सबसे बड़ी कैपेसिटी मानी जाती है कि बोथ पार्टीज मस्ट बी मुस्लिम। अब यहाँ पर जो वुमेन है वो क्रिश्चियन है, तो यहाँ पे उनकी शादी वैलिड नहीं है, बट
अगर वो क्रिश्चियन वुमेन इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती हैं एंड देन निकाह परफॉर्म होता है, वो भी ये नहीं कि अगर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो बाय डिफॉल्ट वो शादी मान ली जाएगी, उसके बाद उनको वो सेम रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा, देन यू कैन लीगलाइज योर मैरिज। ठीक है, ये रिलेटिव इनकैपेसिटी में होता है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं कि आप कुछ कर लोगे तो इस चीज को लीगलाइज करा सकते हो। तो जो रिलेटिव इनकैपेसिटी है वो भी 4 पार्ट्स में देखी जाती है। दूसरा पॉइंट जो है, इसमें शादी बेसिकली वॉइड होती है बट ठीक करा सकते हैं आप। ठीक, रिलेटिव इनकैपेसिटी में क्या होगा, सबसे पहले तो एक पहला पॉइंट है अनलॉफुल कंजंक्शन। ठीक, दूसरा है इसमें पॉलीगैमी, वही है 4 शादी से ज्यादा कर ली, ठीक है, या फिर मैरी अ 5th वाइफ। तीसरा है इसमें एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस। विटनेस ही नहीं हो शादी में तो डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन इसमें आएगा, किताबिया विमेन, ये सारी चीजें। और एक और कैटेगरी है इसमें ए, वो कहती है वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। ठीक है, एक कैटेगरी कहती है वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। क्लियर है ना यहाँ तक? मोर देन 1 मैरिज इज अलाउड, ये तो हमें पता ही है। ठीक, तो जो आपका पहला वाला पॉइंट है अनलॉफुल कंजंक्शन, वो क्या बात करता है? ये क्या बात करता है? देखिए, ये बेसिकली ऐसा कहता है कि इसको समझिए कि ए है, ये लड़का है, ये शादी करता है बी और सी से। ठीक है, किससे शादी कर रहा है? बी और सी। क्या पढ़ रहे हैं हम? अनलॉफुल कंजंक्शन। अब बी और सी जो है ना, ये सिस्टर है। अब सिस्टर कैसे भी हो सकती है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, है ना, सिस्टर कैसे भी हो सकती है, मैटर नहीं करेगा, बट ये दोनों जो है ना, ये आपस में सिस्टर है, या फिर किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है ये दोनों, या तो बहन है, बल्कि सिस्टर से अच्छा है हम लोग लिखेंगे कि ये किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कैसा, कि अगर इन दोनों में से कोई एक लड़का होता ना तो ये आपस में शादी ना कर पाती, ऐसा रिलेशनशिप है इन दोनों बहनों के बीच में, इन दोनों फीमेल्स के बीच में,
कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी लड़का होता तो ये आपस में शादी नहीं कर सकती। मान लो ये फुल ब्लड सिस्टर्स हैं, मान लो ये सिस्टर है, ये डॉटर है, मान लो ये एक लेडी है, ये उसकी नीस है, या ये उसकी बुआ है, मौसी है। मतलब इन जो दो फीमेल्स का रिलेशनशिप है ना आपस में, ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन वाली कैटेगरी जो हमने पढ़ी है उसमें आता है। मान लो ये एक फीमेल है, उसकी फॉस्टेज सिस्टर है, मान लो ये उसकी फॉस्टर मदर है, तो इनका रिश्ता आपस में दोनों बहनों का ऐसा है, और इस पर्सन ने इन दोनों से एक टाइम पे शादी कर ली है, तो ये शादी अनलॉफुल कंजंक्शन में आएगी। कोई भी इंसान मतलब मेल एक टाइम पे दो बहनों से शादी नहीं कर सकता जो ब्लड रिलेशनशिप में है, ये अनलॉफुल कंजंक्शन कहलाती है, ठीक है। या फिर ऐसी दो औरतों से शादी नहीं कर सकता जो एक साथ एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो, कि अगर इनमें से कोई एक लड़का होती तो ये आपस में एक दूसरे से शादी ना कर पाती। अब मान लो ये लड़का होती तो ये दोनों आपस में शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बीइंग अ पर्सन, इसको ऐसी दो बहनों से शादी करना प्रोहिबिटेड बताया गया है और उसको अनलॉफुल कंजंक्शन कहा गया है, और ये शादी भी वॉइड ही होती है। और शिया लॉ का तो खेल ही अलग चल रहा है इसमें। शिया लॉ कहता है आपका, ये तो अनलॉफुल कंजंक्शन यहाँ तक सुन्नी और शिया दोनों में ये समझ आ गया, लेकिन शिया लॉ बेसिकली क्या कहता है कि एक जो मुस्लिम मैन है ना, वो अपनी वाइफ की आंट से भले ही शादी कर सकता है। वाइफ की आंट कौन हो गई? वाइफ की बुआ या वाइफ की मौसी, है ना, उनसे तो शादी कर सकता है, लेकिन वाइफ की नीस से नहीं शादी कर सकता। वाइफ की नीस से शादी कब कर सकता है? वाइफ की परमिशन से। वाइफ की नीस कौन होगी? वाइफ के भाई की बेटी, वाइफ की बहन की बेटी। ये शिया लॉ कहता है, ठीक है। वाई इट इज सो, प्रीति, आई डोंट नो वाई इट इज सो, बट इट इज। अब ऐसा क्यों है प्रीति, ये मैं क्या ही बताऊं, बस ये है इनकैपेसिटी, मना किया गया है। होंगे रीजंस, देखो हो सकता है, मुझे लगता है चिल्ड्रन से रिलेटेड रीजन होगा, क्योंकि ये दोनों अगर बाय ब्लड या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो प्रोहिबिटेड है, तो इनके बच्चों में जो जेनेटिक्स होंगे वो यहाँ इन दोनों की साइड से सेम हो जाएंगे और मेल की साइड से डिफरेंट हो जाएंगे। यही एक इनकैपेसिटी लग रही है, बाकी तो इसका कोई रीजन नहीं है। बस ये हाँ मना किया गया है, अनलॉफुल कंजंक्शन कहा गया है प्रीति इसको, कि इसमें शादी नहीं की जा सकती। आगे चलें, शिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि शिया जो मेल है वो अपनी वाइफ की आंट से शादी कर लेगा, ठीक है, नीस से नहीं करेगा बिना परमिशन के। हाउ लो सो एवर उसी में ही आ गया। चलिए अगला है आपका पॉइंट, पॉलीगैमी और मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ, ठीक। जो दूसरी इनकैपेसिटी आ रही है वो है पॉलीगैमी या फिर फिफ्थ वाइफ। अब ऐसे में क्या है कि इसको परमिशन मिली है 4 शादी की, अभी ये 4 शादी ऑलरेडी कर चुका है, ऑलरेडी 4 वाइफ हैं, तो ये जो फिफ्थ वाइफ होगी ना, ये यहाँ पे वॉइड होगी, ठीक है, कोई लीगल रेलेवेंस नहीं होगा इस चीज का। क्लियर है यहां तक? आप फिफ्थ वाइफ से शादी नहीं हो सकती है, कुरान वर्स 4 है। इससे आगे हम अदर हाफ में कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी क्लास 1 बजे से दोबारा होगी 3 तक, बाकी के 2 पॉइंट उसमें कवर करते हैं क्योंकि क्लास दूसरी भी मेरी है। चलिए, ऑल राइट, क्लियर, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हाफ में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे क्लियर।